सोचने समझने तर्क विचार चिंतन निर्णय और स्मरण करने की मानसिक योग्यता बुद्धि कहलाती है। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन द्वारा किया गया। 1885 में फ्रांसिस गाल्टन के अनुसार विभेदकारिता एवं चयन की शक्ति का नाम ही बुद्धि है। बुद्धि जन्मजात योग्यता है जिस पर वंशक्रम एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि की प्रमुख विशेषताएं: वुडरो के अनुसार बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की योग्यता। स्काउट के अनुसार बुद्धि सतर्क रहने की योग्यता है। बकिंघम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है। डियरबॉर्न के अनुसार बुद्धि सीखने एवं अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है। मन के अनुसार बुद्धि नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नम्यता है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि का कार्य करने की विधि है। टर्मन बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। जिस अनुपात में अमूर्त चिंतन पाया जाता है व्यक्ति ऐसे अनुपात में बुद्धिमान होता है। बिन्नी के अनुसार बुद्धि 4 तत्वों में निहित होती है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। गाल्टन के अनुसार बुद्धि सीखने एवं समझने की योग्यता है। वेस्लर के अनुसार व्यक्ति की समस्त शक्तियों का योग ही बुद्धि है। राइटरन के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्या समाधान एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है। थॉर्नडाइक के अनुसार सत्य या तथ्य की दृष्टि से उत्तम प्रक्रिया ही बुद्धि कहलाती है। स्पिरमैन के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की सामान्य योग्यता है। बुद्धि की विशेषताएं: बुद्धि सीखने की योग्यता, अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, कार्य करने की विधि है, तार्किक चिंतन की योग्यता है, समस्या समाधान की योग्यता है। बुद्धि जन्मजात होती है, इस पर वंशक्रम वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि एवं ज्ञान दोनों अलग अलग तत्व होते हैं। बुद्धि से ज्ञान ग्रहण किया जाता है लेकिन ज्ञान से ही बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि की 2 गतियाँ होती है। लंबवत गति ये 16 से 18 वर्ष में होती है। इसमें मानसिक विकास पूर्ण होता है। क्षैतिज गति जीवन पर्यंत तक चलती है। दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान किया जाता है। बुद्धि का वर्गीकरण: गेरिट ने मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि का वर्गीकरण किया है। थॉर्नडाइक का वर्गीकरण में यांत्रिक, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि, यांत्रिक, भ्रामक, हार्डवेयर, कठोर, उपागम, व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं इसे। बुद्धि के इस भाग में शारीरिक श्रम की अधिकता होती है। बुद्धि के इस भाग में कार्य करने के लिए मशीनों या उपकरणों का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। बुद्धि के इस भाग में किया गया कार्य प्रत्यक्ष होता है। दैनिक जीवन में वस्तुओं का आदान प्रदान बुद्धि के इसी भाग में होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कार मैकेनिकल, कुली, किताब मजदूर आदि इसी में आते हैं। मूर्त बुद्धि: सॉफ्टवेयर, उपागम, मर्दूल बुद्धि, शाब्दिक बुद्धि या पुस्तकीय बुद्धि कहते हैं इसे। बुद्धि के इस भाग में मानसिक श्रम की प्रधानता होती है। बुद्धि के इस भाग में किया गया कार्य अप्रत्यक्ष होता है। अमूर्त बुद्धि का संचालन मूर्त बुद्धि के उपकरणों के द्वारा ही संभव होता है। बुद्धि के इस भाग का संबंध शब्द, संकेत, चित्र एवं चिन्हों से होता है, अतः इसे पुस्तकीय बुद्धि के नाम से जाना जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेखक, कवि, वकील, शिक्षक, डॉक्टर, चित्रकार, मूर्तिकार, वैज्ञानिक आदि इसमें आते हैं। सामाजिक बुद्धि: बुद्धि के इस भाग में व्यक्ति के व्यवहार की सूक्ष्म कुशलता का निर्धारण किया जाता है। इस बुद्धि के लोगों का प्रमुख उद्देश्य समाज सेवा करने से होता है। समाज सेवक, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज का अध्यक्ष, मजदूर यूनियन का लीडर। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत: बुद्धि का एक कारक सिद्धांत बिन्नी ने दिया था 1905 से 1911 के बीच में। बिन्नी की पुस्तक है द माइंड एंड द ब्रेन, द इंटेलिजेंस ऑफ फेबल माइंडेड। उनका समर्थन किया था डॉक्टर जॉनसन, विक्टोरिया हेजलिट, स्टन, टर्मन, एबिंगास के। इस सिद्धांत का अन्य नाम है एक खंड एक तत्व या निरंकुशवादी सिद्धांत। बिन्नी के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण एक कारक के माध्यम से होता है, अतः व्यक्ति अपने सभी प्रकार के कार्य एक ही कारक के माध्यम से पूर्ण करता है क्योंकि उसकी मानसिकता में अलग अलग कार्यों को करने की अलग अलग मानसिक योग्यताएं नहीं होती है। अतः व्यक्ति अपने सभी प्रकार के कार्यों को एक ही कारक के माध्यम से पूर्ण करता है। डॉक्टर जॉनसन ने बिन्नी के इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए लिखा कि अगर न्यूटन कविताएं करने लगता तो वह बहुत ही अच्छा कवि भी होता क्योंकि जिस योग्यता से उसने गति के नियम दिए थे उसी योग्यता से कविता पाठ भी कर सकता था। डॉक्टर जॉनसन ने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए और लिखा कि व्यक्ति की बुद्धि ही वह सर्वव्यापी शक्ति है जो व्यक्ति की अन्य सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखती है, अतः इसे बुद्धि का निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पिरमैन ने दिया था ब्रिटेन में 1904 में। बुक है इसकी द क्रिएटिव माइंड और द एबिलिटीज ऑफ मैन। अन्य नाम है द्वितत्व या द्विखंड। यह बुद्धि का सिद्धांत स्पिरमैन के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण 2 कारकों के मिलने से होता है, जिसे स्पिरमैन ने सामान्य कारक, विशिष्ट कारक नाम दिया और लिखा कि सामान्य कारक जन्मजात होता है और विशिष्ट कारक
वातावरण से अर्जित होता है। अतः दोनों कारकों के मिलने से व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण होता है। एग्जाम्पल, जी कारक सामान्य कारक होता है, एस कारक विशिष्ट कारक होता है। जी कारक जन्मजात होता है, सभी में उपस्थित होता है, सभी में मात्रा भिन्न भिन्न होती है, वंशक्रम का प्रभाव पड़ता है, जटिल मानसिक समस्याओं का समाधान करता है, परिवर्तन संभव नहीं है। एस कारक जो कि विशिष्ट कारक होता है, वातावरण से अर्जित किया जाता है, सभी में उपस्थित नहीं होता, सभी में मात्रा विशिष्ट होती है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, वातावरणीय समस्याओं का समाधान होता है, परिवर्तन संभव है। बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत स्पिरमैन ने दिया था। 1911 में स्पिरमैन के द्विकारक सिद्धांत का खंडन होने के पश्चात स्पिरमैन ने सामान्य कारक और विशिष्ट कारक को मिलाकर त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और लिखा कि त्रिकारक सिद्धांत में सामान्य कारक से उच्च व विशिष्ट कारक से निम्न योग्यता का समावेश पाया जाता है। सामान्य कारक और विशिष्ट कारक के मध्य का दोनों के मध्य का सामूहिक त्रिकारक या कंपाउंडर कहलाता है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। इस सिद्धांत को बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत, बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत, बुद्धि का परमाणु सिद्धांत, बुद्धि का बालू का सिद्धांत, बुद्धि का मात्रा का सिद्धांत, बुद्धि का ठोस सिद्धांत, बुद्धि का वर्ग घटक का सिद्धांत कहते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण एक या दो सामान्य मानसिक योग्यताओं के मिलने से न होकर असंख्य बहुकारकों के मिलने से होता है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय रेत के टीले का उदाहरण दिया और लिखा कि जिस प्रकार रेत के एक या दो कणों के मिलने से रेत के टीले का निर्माण नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार से दो मानसिक योग्यताओं के मिलने से व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण तो असंख्य बहुकारकों के मिलने का परिणाम है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय और लिखा कि जिस प्रकार अभ्यास या प्रयास के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति एक या दो क्षेत्रों में विशेष योग्यताएं अर्जित भी कर ले तो भी उससे प्रतिभाशाली या बुद्धिमान नहीं माना जा सकता, क्योंकि रामानुज गणित में होशियार थे लेकिन अन्य विषयों में नहीं। बुद्धि का समूह कारक का सिद्धांत थर्स्टन केली ने 1938 में दिया था। थर्स्टन की बुक है द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, द प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। थर्स्टन के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण अनेक मानसिक योग्यताओं के मिलने से बने समूह कारक के माध्यम से होता है। थर्स्टन ने व्यक्ति की मानसिकता में 13 प्रकार की मानसिक योग्यताएं बताई, जिसमें से 9 योग्यताओं को स्वीकार किया तथा 9 में से 7 योग्यताओं को प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के रूप में संबोधित किया। जैसे प्राथमिक समूह कारक, शाब्दिक योग्यता, आंशिक योग्यता, दैहिक योग्यता को स्थानिक योग्यता भी कहते हैं, शाब्दिक प्रवाह, आगमनात्मक योग्यता, समर्थित योग्यता, समस्या समाधान या प्रत्यक्षीकरण। द्वितीयक समूह कारक, जिसमें तार्किक योग्यता और निगमनात्मक योग्यता को सम्मिलित किया जाता है। 1954 की केली ने अपनी पुस्तक द क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ द मैन में 2 प्रकार के समूह व 9 प्रकार की मानसिक योग्यताएं बताई। प्राथमिक समूह कारक में 5 और द्वितीय समूह कारक में 4। मानसिक योग्यता, सांख्यिकी योग्यता, यांत्रिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, शारीरिक योग्यता, क्रियात्मक योग्यता, संगीतात्मक योग्यता, रुचिगत योग्यता, प्रशिक्षण योग्यता। बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में दिया था। यह बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत भी है गार्डनर का। यह सिद्धांत पूर्व में अभिरुचि का सिद्धांत था। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति की मानसिकता में कई प्रकार की बुद्धियां निहित होती है जो एक दूसरे से पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। गार्डनर के अनुसार प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, लेकिन किसी भी बुद्धि में कमी या वृद्धि होने पर एक दूसरे पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गार्डनर के अनुसार प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे के साथ परस्पर अंतःक्रिया करती है। गार्डनर के अनुसार बुद्धि एकांकी न होकर बहुआयामी होती है। गार्डनर के अनुसार बालक बालिकाओं को वैकल्पिक विधियों से सिखाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा के रूप में प्रयोग में लिया जाना चाहिए। बहुआयामी आश्चर्यजनक या आश्चर्यचकित का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। 1983 में गार्डनर ने बुद्धि के 7 प्रकार बताए तथा 1998 सन 2000 में बुद्धि का एक प्रकार और बताए। अतः गार्डनर ने व्यक्ति की मानसिकता में 9 प्रकार की बुद्धियां बताई है। भाषाई या शाब्दिक बुद्धि, जिन लोगों में शब्दों की समझ एवं अभिव्यक्ति की क्षमता अधिक हो भाषाई या शाब्दिक बुद्धि कहलाती है। लेखक, कवि, वकील, शिक्षक, पत्रकार मध्य में पाई जाती है। तार्किक बुद्धि या गणितीय गणना बुद्धि, जो लोग किसी नियम सिद्धांत के आधार पर किसी समस्या का समाधान करते हो, तार्किक या गणितीय गणना बुद्धि कहलाती है। इस बुद्धि के लोगों में आलोचनात्मक चिंतन करने की क्षमता अधिक होती है। गणितीय वैज्ञानिक, नोबेल पुरस्कार विजेता इसमें आते हैं। स्थानिक या देशी बुद्धि, किसी क्षेत्र विशेष के संबंध में दृश्य प्रतिबिंब का निर्माण करने वाले लोगों में स्थानिक या देशी बुद्धि पाई जाती है।
किसी क्षेत्र विशेष के संबंध में कल्पनाशीलता के आधार पर समस्या समाधान करने वाले लोगों में देशी या स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। इंटीरियर डिजाइनर, चित्रकार, मूर्तिकार, सर्वेक्षण अधिकारी, पायलट, नाविक आदि आते हैं। शरीर गति की बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, शारीरिक मांसपेशियों में गति कुशलता उत्पन्न करने वाले लोगों में शरीर गति की बुद्धि पाई जाती है। इस बुद्धि के लोगों के शरीर में लोचशीलता अधिक पाई जाती है। नर्तक, खिलाड़ी, तैराक, शल्य चिकित्सक, लड़ाकू विमान का पायलट, अभिनेता, अभिनेत्री आदि इसमें आती है। संगीत गतिक बुद्धि, संगीत के क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोगों में संगीत गतिक बुद्धि पाई जाती है। सभी प्रकार के वादक एवं संगीत के अंतर्व्यक्तिक या अंतर्वैयक्तिक दूसरों की बुद्धि के इस भाग में दूसरों की योग्यताओं, क्षमताओं, भावनाओं, इच्छाओं, आदतों, समयों एवं अभिप्रायों को जानने समझने के साथ ही दूसरों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। मनोचिकित्सक, डॉक्टर, परामर्शदाता, धार्मिक नेता, न्यायमूर्ति, राजनेता आदि इसमें आते हैं। अंतराव्यक्तिक या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, बुद्धि की इस भाग में स्वयं की योग्यताओं, क्षमताओं, भावनाओं, इच्छाओं, आदतों, समयों एवं अभिप्रेरणाओं को जानने समझने की साथ ही दूसरों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। साधु, संत, योगी, सन्यासी, बाबाजी आते हैं। प्रकृतिवादी बुद्धि, जिन लोगों को प्राकृतिक घटनाओं में पर्यावरण के संबंध में जानकारी होती है प्रकृतिवादी बुद्धि कहलाती है। जीव वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, किसान, भूगोलवेत्ता, खगोलवेत्ता, पशु पक्षी वैज्ञानिक, शिकारी आदि आते हैं। 1988 में गार्डनर ने बुद्धि का 8वां प्रकार और बताया जिसे प्रकृतिवादी बुद्धि के नाम से जाना जाता है। अस्तित्ववादी बुद्धि, किसी वस्तु के अस्तित्व के संबंध में जानकारी रखने वाले लोगों के संबंध में अस्तित्ववादी बुद्धि पाई जाती है। दार्शनिक एवं चिंतन वाले लोग इसमें आते हैं। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था, इसका अन्य नाम है बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत, बुद्धि का संरचना मॉडल सिद्धांत, बुद्धि का 3D सिद्धांत, बुद्धि का डिब्बानुमा सिद्धांत, बुद्धि का प्रज्ञा सिद्धांत, द नेचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, द पर्सनालिटी, द फील्ड साइकोलॉजी। 1966 में गिलफोर्ड ने व्यक्ति की मानसिकता की जटिलतम व्याख्या की और व्यक्ति की मानसिकता में 3 प्रकार की विमाएँ बताई। मानसिक क्रिया के 5 भाग वह संज्ञान, स्मरण, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और मूल्यांकन। विषय वस्तु संघटक, जिसके 4 क्षेत्र: संकेत, आकृति, शाब्दिक और व्यवहार। उत्पाद या परिणाम के 6 वर्ग, 6 क्षेत्र है जिसमें वर्ग, इकाई, प्रणाली, प्रकार, रूपांतरण और प्रत्यक्षीकरण को सम्मिलित किया जाता है। 1966 में गिलफोर्ड ने व्यक्ति की मानसिकता में 5×4×6 = 120 प्रकार की मानसिक योग्यताएं बताई तथा बाद में इनकी संख्या 150 व 180 कर दी, लेकिन वर्तमान में 120 ही मान्य है। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, स्टर्नबर्ग। बुकर ट्रायंगल ऑफ लव, द बियॉन्ड आईक्यू। अन्य नाम बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत या बुद्धि का गठके सिद्धांत कहते हैं। बुद्धि का सूचना प्रक्रम सिद्धांत भी कहते हैं। स्टर्नबर्ग के अनुसार व्यक्ति की मानसिकता में कई प्रकार के सूचना तंत्र पाए जाते हैं जिनसे व्यक्ति अपने वातावरण में सूचनाओं को प्राप्त कर अपनी समस्याओं का समाधान करता है। स्टर्नबर्ग ने व्यक्ति की मानसिकता में 3 प्रकार की बुद्धियां बताई है। विश्लेषणात्मक बुद्धि या गठके बुद्धि, बुद्धि के इस भाग में व्यक्ति अपनी समस्याओं को छोटे छोटे भागों में विश्लेषण कर आलोचनात्मक चिंतन द्वारा समस्या का समाधान करता है। बुद्धि के इस भाग में व्यक्ति आलोचनात्मक चिंतन द्वारा अपनी विषय वस्तु के गुण दोषों की व्याख्या करता है। स्टर्नबर्ग ने विश्लेषणात्मक बुद्धि के 3 घटक बताए। सूचना संग्रहण घटक, इसमें समस्या से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। मेटा घटक, इसमें समस्या समाधान की रूपरेखा तैयार की जाती है। निष्पादन घटक, इसमें समस्या का श्रेष्ठ समाधान किया जाता है। सृजनात्मक बुद्धि या अनुभविक बुद्धि, बुद्धि के इस भाग में व्यक्ति अपने नवीन समस्याओं का समाधान करता है। बुद्धि के इस भाग में व्यक्ति अपसारी चिंतन के माध्यम से नवीन वस्तुओं का निर्माण करता है। बुद्धि के इस भाग में व्यक्ति में सृजनात्मक गुणों का विकास होता है। संदर्भनात्मक बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि, बुद्धि के इस भाग में व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण की समस्याओं का समाधान कर अपने वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करता है। बुद्धि के इस भाग में व्यक्ति अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। स्टर्नबर्ग ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय बुद्धि के 5 सूचना प्रकार बताए। कूट संकेत, इस चरण में व्यक्ति अपने मस्तिष्क में कूट संकेतों में अपनी सूचनाओं की पहचान करता है। अनुमान लगाना, इस चरण में व्यक्ति प्राप्त सूचनाओं के आधार पर समस्या समाधान का अनुमान लगाता है। व्यवस्था, इस चरण में पूर्व की एवं नवीन परिस्थितियों के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। उपयोग, इस चरण में पूर्व अनुमान का समस्या समाधान हेतु उपयोग किया जाता है। अनुक्रिया, इस चरण में समस्या समाधान का श्रेष्ठ प्रयास किया जाता है। बुद्धि का तरल एवं ठोस कारक सिद्धांत आर बी कैटल ने दिया था। आर बी कैटल की बुक है
द मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट आरबी केटल का यह सिद्धांत स्पीरमैन के द्विकारक सिद्धांत पर आधारित है। आरबी केटल ने स्पीरमैन के जी कारक को दो भागों में विभक्त किया, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। यह जन्मजात होती है, सभी में उपस्थित होती है, इसका विकास तरल बुद्धि जन्मजात होती है, सभी में उपस्थित होती है, इसका विकास किशोरावस्था तक पूर्ण हो जाता है, जटिल मानसिक समस्याओं का समाधान होता है, अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से संबंध होती है, वंशक्रम का प्रभाव पड़ता है। ठोस बुद्धि GCI यह वातावरण से अर्जित होती है, सभी में उपस्थित नहीं होती है, इसका विकास जीवन पर्यंत तक चलता है, वातावरणीय समस्याओं का समाधान होता है, खेल संगीत नृत्य से संबंध होता है, अभ्यास अनुभव एवं प्रशिक्षण व वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि का क सिद्धांत हेब का यह सिद्धांत स्पीरमैन के द्विकारक सिद्धांत पर आधारित है। इसमें जी कारक को कहा गया और एस कारक को ख कारक कहा गया है। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत बर्ट बर्नन, इसे क्रमिक महत्व का सिद्धांत भी कहते हैं। बर्ट बर्नन ने व्यक्ति की मानसिकता को मानसिक कार्यों के आधार पर निश्चित पथ क्रम में निरूपित किया और इस कारण इसे बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत कहा गया। बर्ट बर्नन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने महत्व के अनुसार ही अपनी बुद्धि का संचालन करता है, इस कारण इसे बुद्धि का पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। बर्ट बर्नर का यह सिद्धांत स्पीरमैन, थर्स्टन, केली एवं थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित है। बर्ट बर्नर ने स्पीरमैन के जी कारक को सर्वोच्च स्तर पर रखा तथा एस कारक को निम्नतम स्तर पर रखा। जी कारक स्पीरमैन का सर्वोच्च स्तर पर और एस कारक स्पीरमैन का निम्नतम स्तर पर है। बहुकारक थॉर्नडाइक का है और समूह कारक थर्स्टन केली का है, जिसमें इन दोनों का स्तर द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर बदलता रहता है। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन ने दिया था। थॉमसन के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का निर्माण प्रतिदर्श के माध्यम से होता है। थॉमसन के अनुसार जब बालक बालिकाओं के समक्ष कोई नवीन समस्या उत्पन्न होती है तो बालक अपने शरीर में पूर्व की उपस्थित योग्यताओं से थोड़ा थोड़ा सा अंश लेता है, जिससे एक नवीन प्रतिदर्श का निर्माण होता है। अतः इसी प्रतिदर्श के माध्यम से व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करता है। बुद्धि परीक्षण एक महत्वपूर्ण कथन। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का कार्य प्रारंभ करने का श्रेय विलियम वुंट को जाता है, लेकिन सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने द्वारा किया गया। बिने ने बुद्धि परीक्षण 1905 में किया था तथा बिने फ्रांस के निवासी थे, अतः इन्होंने बुद्धि परीक्षण का निर्माण फ्रेंच भाषा में किया था। बिने बुद्धि परीक्षण को फ्रेंच भाषा से हिंदी में SS मोहसिन तथा पंजाबी और उर्दू में CH राइस व अंग्रेजी में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक गोडार्ड द्वारा अनुवादित किया गया। बिने को बुद्धि परीक्षण का जनक माना जाता है। सर्वप्रथम व्यक्तिगत व शाब्दिक बुद्धि परीक्षण 1905 में बिने द्वारा किया गया। सर्वप्रथम मानसिक आयु सम प्रत्येक 1908 में बिने द्वारा दिया गया। मानसिक आयु बालक जिस आयु स्तर के सवालों को हल कर पाए वही उसकी मानसिक आयु कहलाती है। जैसे 15 वर्ष के बालक द्वारा 18 वर्ष के बालक के सवालों को जवाब देना। बिने बुद्धि परीक्षण में 2 बार संशोधन किया गया। 1908 व 1911 में सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि या IQ शब्द का प्रयोग करने का श्रेय स्टर्न व कोहलमान को जाता है। सर्वप्रथम IQ ज्ञात करने के सूत्र का विचार 1912 में स्टर्न द्वारा दिया गया। IQ बराबर MA/CA। स्टर्न के IQ ज्ञात करने के सूत्र में संशोधन करने का श्रेय टर्मन को जाता है, जिसे स्टैनफोर्ड स्टैंडर्ड रिवीजन कहा गया। IQ बराबर MA/CA × 100। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु × 100। टर्मन को बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र का जनक माना जाता है। सर्वप्रथम सामूहिक एवं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण करने का श्रेय टर्मन को जाता है। सर्वप्रथम भारत में बुद्धि परीक्षण करने का श्रेय CH राइस को जाता है, जिन्होंने 1922 में बिने बुद्धि परीक्षण का भारतीयकरण किया था, जिसे हिंदुस्तान बिने परफॉर्मेंस स्किल कहा गया। इस परीक्षण में 35 कथन व 7 उपकथन थे। सर्वप्रथम बुद्धि का वर्गीकरण करने का श्रेय टर्मन व मेरिल को जाता है। सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की श्रेणी का प्रतिपादन करने का श्रेय टर्मन को जाता है। IQ ज्ञात करने की श्रेणी 140+ को प्रतिभाशाली में रखा गया, जिसमें 2% बालक आते हैं। 120 से 149 IQ वाले बालक को प्रखर बुद्धि की श्रेणी में रखा गया, जिसमें 7% बालक आते हैं। 110 से 119 IQ वाले बालकों को उच्च बुद्धि श्रेणी में रखा गया, जिसमें 16% बालक आते हैं। 90 से 109 IQ वाले बालकों में सामान्य बुद्धि श्रेणी में रखा गया, जिसमें 50% बालक आते हैं। 80 से 89 IQ वाले बालकों में सामान्य अल्प मंद बुद्धि इस श्रेणी में रखा गया, जिसमें 16% बालक आते हैं। 70 से 79 के बीच में मंद बुद्धि बालक आते हैं, जो 7% है। 70 से कम में जड़ बुद्धि 2% आती है। जड़ बुद्धि के 3 विभाग है, जिसमें 50 से 69 तक को मूर्ख
25 से 49 तक को महामूर्ख, 0 से 24 तक को जड़ बुद्धि कहते हैं। बीनी ने 3 से 15 वर्ष के बालक की मानसिक आयु ज्ञात करने के नियम बताए। अगर बालक की उम्र 3 से 10 वर्ष के मध्य हो तो प्रत्येक सही पर्सन को 2 माह से गुणा करना है। प्रत्येक सही पर्सन को 2 माह से गुणा करना है। अगर बालक की उम्र 11 से 12 वर्ष हो तो प्रत्येक सही पर्सन को 3 माह से गुणा करना है। अगर बालक की उम्र 13 से 15 वर्ष के मध्य हो तो प्रत्येक पर्सन को 4 माह से गुणा करना है। वास्तविक आयु 8, मानसिक आयु 8, 8 प्लस 9 वर्ष के 3%, 3 इंटू 2 बराबर 6, 10 वर्ष के 2%, 2 इंटू 2 बराबर 4 माह, 12 वर्ष के 1%, 1 इंटू 3 बराबर 3 माह। बुद्धि परीक्षण के प्रकार। बुद्धि परीक्षण के 2 प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण। व्यक्तिगत परीक्षण के 2 प्रकार होते हैं, शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण। शाब्दिक परीक्षण पढ़े लिखे लोगों की मानसिकता का पता लगाने में सहायक होता है और अशाब्दिक परीक्षण अनपढ़ लोगों की मानसिकता का पता लगाने में सहायक होता है। सामूहिक परीक्षण। आर्मी एल्फा परीक्षण में शाब्दिक परीक्षण को भी कहते हैं, पढ़े लिखे सैनिकों की मानसिकता का पता लगाने में सहायक होता है। प्रथम प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में 1916 में हुआ था। आर्मी बीटा परीक्षण। अशाब्दिक परीक्षण होता है, अनपढ़ सैनिकों की मानसिकता का पता लगाने में सहायक होता है। इसका 1919 और 1936 में प्रयोग हुआ। बुद्धि के 2 वर्ष होते हैं। बुद्धि के 2 वर्ष होते हैं। पहला बेसिल वर्ष या आधार वर्ष। अगर मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक होती है तो इसे बेसिल वर्ष या आधार वर्ष कहते हैं। 15 वर्ष के बालक द्वारा 18 वर्ष के बालक के सवालों का जवाब देना। टर्मिनल वर्ष। अगर मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम हो तो उसे टर्मिनल वर्ष कहते हैं। 18 वर्ष के बालक द्वारा 15 वर्ष के बालक के सवालों के जवाब न दे पाना। बुद्धि मापन परीक्षण। आधुनिक मनोवैज्ञानिक तरीके से बुद्धि परीक्षण की शुरुआत का श्रेय फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने को जाता है, जिन्होंने 1904-05 में बिने साइमन परीक्षण का प्रतिपादन किया। सामान्यतः बुद्धि परीक्षण को 2 भागों में विभक्त किया गया है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, जिसमें पहला भाषाई अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जिसमें पहला है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। प्रतिपादक अल्फ्रेड बिने फ्रांस का था, बुद्धि परीक्षण के जनक माने जाते हैं। इसके सहयोगी थे थियोडोर साइमन। वर्ष 1905 में फ्रेंच भाषा में ये बुद्धि परीक्षण दिया था, जिसमें प्रश्नों की संख्या 30 थी और संशोधन करके 60 और 90 कर दी थी। इन्होंने संशोधन 1908 1911 में किया था। 3 से 15 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, इसका प्रतिपादक टर्मन ने 1916 में किया था, जिसका संशोधन 1937 और 1960 में हुआ था। सहयोगी थे इसके मेरिल। प्रश्नों की संख्या थी इसमें 90। हिंदुस्तानी बिने साइमन परीक्षण, इसके प्रतिपादक C.H. राइस है। 1922 में इन्होंने दिया था। राइस द्वारा दिया गया यह परीक्षण मूलतः शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण और यह प्रथम भारतीय बुद्धि परीक्षण है। क्रियात्मक या अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। बुलबुलिया बुद्धि परीक्षण, इसमें बुलबुलिया का उपयोग किया जाता है। यह बुलबुलिया अलग अलग कागजों पर छपी होती है। परीक्षार्थी को अंत में रास्ता ढूंढना होता है। पोर्टिमस बुलबुलिया परीक्षण अस्टीपोर्टिमस के द्वारा दिया गया। ब्लॉक बिल्डिंग या घनों की रचना, इसमें निम्न परीक्षण शामिल होते हैं। को ब्लॉक डिजाइन परीक्षा 80 को द्वारा 1923 में दिया गया। पास एलंग परीक्षण अलेक्जेंडर पास ने 1932 में दिया था। मेरिल पामर ब्लॉक परीक्षण मेरिल ने दिया था। वस्तु संयोजन या छेदों में ब्लॉक लगाना सेगुइन फॉर्म बोर्ड परीक्षण और गोडार्ड फॉर्म बोर्ड परीक्षण द्वारा दिया गया। चित्रतापूर्ण परीक्षण भाटिया परफॉर्मेंस टेस्ट बैटरी भारतीय बुद्धि परीक्षण, यह टच चंद्रमोहन भाटिया द्वारा 1953 में दिया गया। यह निष्पादन परीक्षण माला है। इसके अंतर्गत 5 उप परीक्षण शामिल है। को ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, अलेक्जेंडर पास एलंग परीक्षण, पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, अंकों से संबंधित तात्कालिक समर्थी परीक्षण, चित्र निर्माण परीक्षण। ड्रॉ ए मैन बुद्धि परीक्षण, प्रतिपादक श्रीमती गुडेनप थे। मूल रूप 1926 में और संशोधित 1963 में हैरिस ने किया था। इस परीक्षण की मौलिक रूप से शुरुआत श्रीमती गुडेनप ने 1926 में की थी। इसमें व्यक्ति की बुद्धि का आकलन करने के लिए किसी मानव का
चित्र बनाते हैं। इस परीक्षण का संशोधन रूप 1903 में हेरिस ने किया था। हेरिस ट्यूरिंग परीक्षण नाम रखा। यह सभी तरह की संस्कृति के व्यक्तियों की बुद्धि मापने के काम में लिया जाता है। प्रिमल्ला फाटक ने गुड एनफ परीक्षण का भारतीयकरण किया था। सामूहिक बुद्धि परीक्षण, आर्मी एल्फा परीक्षण, यह प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में सैन्य पदाधिकारियों, सैनिक आदि के चुनाव करने के लिए निर्मित किया गया था। यह शिक्षित व्यक्तियों के लिए था। इसका निर्माण ऑर्थर एस ओटिस ने किया था। सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट, इसका निर्माण अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के समय सेना के विभिन्न विभागों के लिए सैनिकों का वर्गीकरण करने के लिए किया गया था। इन सैनिकों को शब्दावली, गणित और वस्तु गणना संबंधी समस्याओं का समाधान करना होता है। जालोटा सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षण, भारतीय परीक्षण, ये इसका प्रतिपादक डॉक्टर जस जलोटा 1972 में किया था। इन्होंने जलोटो द्वारा निर्मित यह परीक्षण शाब्दिक सामूहिक परीक्षण है जो केवल शिक्षित बालकों के लिए उपयोगी है। ये 11 से 16 वर्ष के किशोरों के लिए उपयोगी है। इसमें 7 अलग अलग क्षेत्रों के कुल 100 प्रश्न होते हैं। प्रयाग मेहता सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ये भारतीय परीक्षण है। इसके प्रतिपादक प्रयाग मेहता 1962 में किया था। प्रकाशन मानसाइन दहली द्वारा किया गया। CIE सामूहिक बुद्धि परीक्षण भारतीय, ये इसका प्रतिपादक प्रोफेसर उदय सिंह थे। डॉक्टर SS मोहसिन कृत सामूहिक बुद्धि परीक्षण 1943 में दिया गया। जोशी बुद्धि परीक्षण प्रतिपादक ME जोशी 1960 में दिया था। शाब्दिक या क्रियात्मक सामूहिक परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, दूसरा शिकागो क्रियात्मक परीक्षण, तीसरा रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण RPM, इसके प्रतिपादक JC रेविन, इन्होंने 1938 में किया था। रेविन द्वारा प्रतिपादित यह परीक्षण सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, अर्थात इसमें भाषा का प्रयोग नहीं हुआ। यह अत्यंत लोकप्रिय बुद्धि परीक्षण है, सरल से कठिन की ओर है। इस बुद्धि परीक्षण के 3 रूप है: स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज, रंगीन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज, उच्चतर प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज। केटल संस्कृति मुक्त परीक्षण, इसके प्रतिपादक है RB केटल, 1920 में दिया था। यह संस्कृति मुक्त परीक्षण है। अन्य परीक्षण में वेस्लर या बेलेव्यू परीक्षण, इसे मिश्रित परीक्षण भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक है डेविड वेस्लर, अमेरिका के थे। वेस्लर द्वारा प्रतिपादित यह व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है जो शाब्दिक व अशाब्दिक दोनों रूपों में विद्यमान है तथा इसे 16 से 64 वर्ष के लोगों के लिए उपयोगी माना जाता है। इसके 2 रूप है: WISC बच्चों के लिए उपयोगी, WAIS प्रौढ़ों के लिए उपयोगी। इसमें 7 शाब्दिक व 7 अशाब्दिक परीक्षण शामिल है। संवेगात्मक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम विचार पियाने द्वारा किया गया। संवेगात्मक बुद्धि को प्रकाश में लाने का श्रेय जॉन मेयर और पीटर सेलो को जाता है। संवेगात्मक बुद्धि का सर्वाधिक विकास करने का श्रेय डेनियल गोलमैन को जाता है तथा डेनियल गोलमैन ने 1995 में संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों नामक पुस्तक की रचना की थी। संवेगात्मक बुद्धि से हास्य, स्वयं की एवं दूसरों की योग्यताओं, क्षमताओं, भावनाओं, इच्छाओं, आदतों एवं संवेगों को जानने समझने के साथ ही उनका उचित प्रबंधन करने की योग्यता संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। या संवेग उत्पत्ति के दौरान किसी समस्या का समाधान करने की योग्यता संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। संवेगात्मक बुद्धि को IQ के द्वारा न लिखकर EQ के द्वारा लिखा जाता है तथा इसे ज्ञात करने का सूत्र निम्न होता है: EQ बराबर EA/CA × 100, शैक्षिक लब्धि बराबर शैक्षिक आयु बटा वास्तविक आयु × 100। हावर्ड गार्डनर की अंतर्वैयक्तिक बुद्धि तथा अंतरावैयक्तिक बुद्धि का संबंध पूर्ण रूप से संवेगात्मक बुद्धि से माना जाता है। डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि के 5 तत्व बताए: स्वयं के संवेगों को जानना, दूसरों के संवेगों को जानना, स्वयं के संवेगों पर नियंत्रण करना, स्वयं को अभिप्रेरित करना, मधुर सामाजिक संबंधों का निर्माण करना। संवेगात्मक बुद्धि के प्रतिमान 3 योग्यता प्रतिमान, इसके जनक है जॉन मेयर और पीटर सेलो। इसमें दूसरों की योग्यता, क्षमता, रुचि, अभिव्यक्ति, बुद्धि एवं संवेगों को जानने समझने के साथ ही उनका उचित प्रबंधन करने का कार्य किया जाता है। गुण प्रतिमान, इसका जनक है केवी पीटर्ड। इस प्रतिमान में स्वयं की योग्यता, क्षमता, रुचि, अभिव्यक्ति, बुद्धि एवं आदतों व संवेगों को जानने समझने के साथ उनका उचित प्रबंधन करने का कार्य किया जाता है। मिश्रित प्रतिमान, जनक है डेनियल गोलमैन।
इसमें स्वयं की एवं दूसरों की योग्यताओं, क्षमताओं, भावनाओं, इच्छाओं, आदतों एवं संवेगों को जानने समझने के साथ ही उनका उचित प्रबंधन करने की योग्यता संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। संवेगात्मक बुद्धि का महत्व या उपयोगिता: स्वयं को जानने समझने में सहायक है, दूसरों को जानने समझने में सहायक है, मधुर सामाजिक संबंधों का निर्माण करने में सहायक है। विद्यार्थी को मिलने वाली सफलता संवेगात्मक बुद्धि पर निर्भर करती है। व्यक्ति को समाज में मिलने वाली प्रतिष्ठा संवेगात्मक बुद्धि पर निर्भर करती है। व्यावसायिक कुशलता संवेगात्मक बुद्धि पर निर्भर करती है। किसी भी समस्या का समाधान करने में बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण योगदान संवेगात्मक बुद्धि का होता है। व्यक्तित्व: